हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जो है आपका पुष्पी रूपों में लैंगिक जनन। दो पार्ट में ऑलरेडी इस चैप्टर के अपलोड कर चुकी हूँ। यह थर्ड पार्ट है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का आपका टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, जिसको मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। तो क्या होता है गुरु बीजाणु जनन? बीजाणु तथा भ्रूण कोश के परिवर्तन की क्रिया, इसको हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन के समय बीजांडकाय की एक अधस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से अलग हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रबंध कोशिका कहते हैं। यह कोशिका बनाती है। भित्तीय कोशिका एक या दो बार विभाजित हो जाती है या फिर बिना विभाजन के ही रहती है। बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। यह गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। इन 4 गुरु बीजाणु में सबसे जो नीचे का, उसे निभाग की ओर का गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है, एक्टिव रहता है, और जो शेष 3 अक्रियाशील गुरु बीजाणु है वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपको गुरु बीजाणु में इतना ही लिखना है। फिर आ जाता है आपका मादा युग्मक उद्भिद अथवा भ्रूण कोश का विकास। क्रियाशील गुरु बीजाणु अगुणित संरचना एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है तथा मादा युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। क्रियाशील गुरु बीजाणु आकार में वृद्धि करके बीजांडकाय के अधिकांश भाग को घेर लेता है। अब क्रियाशील गुरु बीजाणु का केंद्र सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों संतति केंद्रक दोबारा एक सूत्री विभाजन द्वारा 4 संतति केंद्रक बना लेते हैं और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर 2 केंद्रक हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, केंद्रकों में दोबारा तीसरा विभाजन, जिससे 8 केंद्रक बन जाते हैं, जिनमें से 4 केंद्रक बीजाणु द्वार की ओर तथा 4 केंद्रक निभाग की ओर रहते हैं। अब केंद्रक बीजाणु द्वार की ओर से तथा एक केंद्रक निभाग की ओर से केंद्र की ओर बढ़ते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूण कोश के बीच आकर एक दूसरे से मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं। शुरू में भ्रूण कोश 8 केंद्रक युक्त होता है, जिसमें से बीजाणु द्वार की ओर के 3 केंद्रकों के बीच भित्ति निर्माण हो जाने से अंड उपकरण बन जाता है। इस अंड उपकरण के बीच में एक बड़ी अंड कोशिका अथवा मादा युग्मक तथा दोनों ओर एक सहायक कोशिका होती है। सहायक कोशिका निषेचन के समय परागनली पथ प्रदर्शन करती है। इस प्रकार क्या होता है, निभाग की ओर के 3 केंद्रक 3 प्रतिमुख कोशिकाएं बना देती है। इस प्रकार से जो मैच्योर एम्ब्रियो है वो 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रिक युक्त होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका परागन। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछा जाता है। परागकण मतलब पॉलिनेशन क्या होता है? परागकणों का परागकोश से निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, परागन कहते हैं। परागन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। पुंकेसर और दल इसमें गिर जाते हैं। बाह्य दल या तो गिर जाते हैं या फल में चिलिरगन रहते हैं, मतलब लगे रहते हैं, जैसे भिंडी, टमाटर, बैंगन आदि। अब आते हैं परागन के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। ये 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट आता है आपका स्वपरागन और आता है आपका परपरागन। तो स्वपरागन क्या होता है? स्वपरागन में एक पुष्प परागन उसी अथवा किसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, मतलब या तो अपने या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। स्वपरागन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका स्वयुग्मक, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागन। स्वयुग्मक में क्या होता है, ये समकार प्रकृति होता है। कलिका परागन होता है, क्लाइस्टोगेमी होता है। स्वपरागन से क्या लाभ होते हैं हमें? इनको परागन क्रिया के लिए दूसरे पुष्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये अपने पर भी अपने पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर भी क्रिया कर सकते हैं। स्वपरागित बीज शुद्ध नस्ल वाले समयुग्मक की संतति होते हैं, अर्थात इनके पैतृक गुण वही रहते हैं। और इसका जो एक बेनिफिट है वो है, पुष्पों में स्वपरागन एक आसान तथा निश्चित घटित प्रक्रिया है, जिसके कारण पौधों का वंश चलता रहता है। अब ये स्वपरागन से हमें लाभ दे, पर स्वपरागन से कुछ हानि भी होती है। जैसे स्वपरागन से बने पौधे कमजोर होते हैं, ऐसे बीज शीघ्र नहीं पकते। स्वपरागन से उत्पन्न बीज उत्तम श्रेणी के होते हैं। ये इसकी हानियां थी। फर्स्ट हमने पढ़ लिया स्वपरागन क्या होता है। सेकंड टाइप है परपरागन, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी भी कहते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, एक पुष्प के परागन उस जाति के दूसरे पुष्पों के दूसरे जो पौधे होते हैं उनके पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। यहाँ पर दोनों पुष्प 2 अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं। मतलब स्वपरागन में तो खुद के पौधों पर कर सकता था, पर ये परपरागन में क्रिया ये अपने जो अपना पुष्प उस पर नहीं कर सकता। यहाँ पर उसे दूसरी जाति का पुष्प चाहिए होता है, चाहे वो एकलिंगी हो या द्विलिंगी, तथा एक दूसरे से आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। परपरागन को जीनोगैमी भी कहते हैं, उसे एलोगैमी और क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हैं। अब आती है परपरागन की विधियाँ।
तीन विधियां होती है, वायु परागन, जंतु परागन और जल परागन। फर्स्ट आती है वायु परागन। क्या होता है? पुष्पों में वायु द्वारा होने वाला जो परागन है उसको हम वायु परागन कहते हैं और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती है। कैसी? जैसे रंगीन होते हैं, गंधीन होते हैं। एग्जाम्पल, मक्का में वायु परागन होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जंतु परागन। पुष्पों में जंतु द्वारा होने वाले परागन को जंतु परागन कहते हैं। इसमें परागकणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचने के लिए जैविक साधन जैसे कीट, पक्षी, चमगादड़ और जो स्नेल होता है, घोंघे, उनकी आवश्यकता होती है। यह आकार में प्राय बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, चटकीले होते हैं तथा दुर्गंध होती है इनमें से और स्वाद में मीठे और चिपचिपे होते हैं। इनके वाटिका प्राय दलपुंज के भीतर होता है। एग्जाम्पल, मटर और अंजीर। लास्ट आ जाता है आपका जल परागन। क्या होता है? जल द्वारा परागन को जल परागन कहते हैं। अधिकांश जलोद्भिद पौधे जो जल के अंदर उगते हैं, नर पुष्प से परागन जल के माध्यम से मादा पुष्प को वाटिका पर पहुंचाई जाती है। यह दो प्रकार का होता है हमारा जल परागन। फर्स्ट आता है आपका हाइपोहाइड्रोफिली, यह जल के अंदर होता है, जैसे एग्जाम्पल जोस्टेरा। सेकंड आ जाता है एपीहाइड्रोफिली, यह जल की सतह पर होता है, जैसे लैम्ना और हाइड्रा। तो आपका ये परागन तो कंप्लीट हो जाता है। परागन दो टाइप के मैंने आपको बताए थे। एक तो बताया था मैंने आपको कि स्वपरागन और परपरागन, लेकिन परागन में एक तो प्राकृतिक होता है, एक होता है आर्टिफिशियल परागन। जो कृत्रिम परागन होता है उसकी विधि हम कल पढ़ते हैं। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। मैंने जहाँ से आपको पढ़ाया था मैं वहाँ से आपको नोट्स दिखाऊंगी। आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। लैंग्वेज काफ़ी ईजी है और ये गुरु बीजाणुजनन पूछ लिया जाता है कि गुरु बीजाणुजनन क्या होता है, इसमें क्या क्रिया होती है। तो आपको वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लेने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट्स करके मुझे बताना है।